नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज अपने विषय की ओर। आज हम लोग क्या लिखूं पाठ की व्याख्या देखेंगे। क्या लिखूं आपकी कक्षा 10 की किताब में है लेसन 3 यानी पाठ 3। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है ये। इसकी विधा है निबंध यानी निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। क्या लिखूं बख्शी जी द्वारा लिखित एक ललित निबंध है और इस निबंध में उन्होंने निबंध और लेखन कार्य के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। यानी निबंध को कैसे लिखना चाहिए और लिखना कितना कठिन है कितना आसान है, इन सभी बातों की चर्चा इसमें उन्होंने पूरे निबंध में उन्होंने किया है, तो जिसे आप अभी देखेंगे। और इसमें उन्होंने बताया है कि लेखन करना आसान काम नहीं है। लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और जब वही पास में बजे तो बड़ा तकलीफ़ देते हैं। इसमें देखिए, आप जब पढ़ेंगे तो 2 लड़कियों की बात हुई है, नमिता और अमिता की बात, जिसमें लेखक को अमिता और नमिता नाम की 2 लड़कियां हैं। उन्होंने लेखक को यानी बख्शी जी को निबंध लिखने के लिए कहा है, जिसमें नमिता ने दूर के ढोल सुहावने और अमिता ने समाज सुधार पर निबंध लिखने को कहा, क्योंकि ये दोनों निबंध उन लोगों की परीक्षा में आ चुका है और उसे उन दोनों को समझाना था। तो उसी बात को सोच कर के उन्होंने इसकी रचना की है। फिर देखिए, बख्शी जी की भाषा खड़ी बोली है और इनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली, उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो आप अपना चैप्टर पार्ट 3 खोल लें और मैंने संकेतक दे रखा है वीडियो में, तो संकेतक को ध्यान से देखिए और आप अपनी किताब को पढ़ते रहिए, मिलाते रहिए और वीडियो देखने से पहले एक बार अपने लेसन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं व्याख्या में मैंने इसमें संकेतक दे रखा है। ये देखिए, मुझे आज लिखना, और लास्ट में होगा ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। संकेतक देखने के बाद देखिए अब उसका व्याख्या देखिए। बख्शी जी का मानना है कि आज उन्हें लेखन कार्य करना ही पड़ेगा। उन्हें अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार A.G. गार्डिनर का कथन याद आ गया कि लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। इस मानसिक स्थिति के संबंध में लेखक कहता है, जब मन में आनंद के भाव हों और हृदय में ताजगी एवं स्फूर्ति का अनुभव हो, तब दिमाग में एक दबाव सा उत्पन्न होने लगता है और लेखक अपने आप लिखने के लिए बाध्य होता है। तब उसकी लेखनी मनोभावों को अभिव्यक्त करने लगती है। जिस प्रकार हैट को टांगने के लिए किसी भी खूंटी का प्रयोग किया जा सकता है, उसी प्रकार मन के भावों को किसी भी विषय पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब मन में विचार होंगे तभी इंसान लिख सकता है, बिना विचार के कोई लिख नहीं सकता। अतः असली वस्तु हैट है, न कि खूंटी। यही स्थिति साहित्य रचना में भी होती है, अर्थात जब मन के भाव ही असली वस्तु हैं, विषय या शीर्षक नहीं। यानी मन में जो भाव उठेंगे तभी कोई चीज़ लिखा जा सकता है। विषय को देख के या शीर्षक को देख के कोई नहीं लिख सकता। यदि मन में भाव एवं विचार हो तो किसी विषय पर निबंध भी लिखा जा सकता है। और गार्डिनर साहब का तो यह कथन बिल्कुल ही सही है, परंतु लेखक को लेखन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर लेखक एक निबंध लिख पाता है। लेकिन बख्शी जी को तो निबंध लिखने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि लेखक को अमिता और नमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना पड़ेगा। अमिता ने समाज सुधार पर तो नमिता ने दूर के ढोल सुहावने पर निबंध लिखने को दिया, क्योंकि इन दोनों विषयों पर परीक्षा में निबंध आ चुका है, जिस पर आदर्श निबंध लिखकर लेखक को निबंध रचना का रहस्य समझाना है। यानी कि दोनों निबंध उन्हें अमिता और नमिता ने लिखने के लिए दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आप समझा देंगे तो परीक्षा में हम लोग लिख सकते हैं। इसके लिए लेखक ने निबंध शास्त्र के कई निबंधकारों की रचनाएं देखीं
लेखक के अनुसार दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जब वही ढोल पास में बजने लगे तो बड़ा तकलीफ होता है। जब लेखक ने अन्य निबंधकारों के बारे में पढ़ा तो देखा, एक विद्वान का कहना था कि निबंध छोटा होना चाहिए क्योंकि यह बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। इस कथन को लेखक मानना चाहता है क्योंकि इससे लेखक को ही लाभ होगा, क्योंकि उसे छोटा निबंध लिखना पड़ेगा, बड़ा नहीं। अर्थात लेखक का मानना है कि किसी ने कहा है कि निबंध छोटा होना चाहिए, लेकिन निबंध लिखा कैसे जाए, क्योंकि उन्हीं निबंधकार महोदय ने कहा है निबंध के 2 अंग होते हैं, सामग्री और शैली। इसलिए लेखक को पहले लिखने के लिए सामग्री इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके लिए लेखक को विचार करके मनन करना पड़ेगा। पर समस्या यह है कि जिस विषय के बारे में जानकारी होती है तो मस्तिष्क में विचार भी आते हैं। लेखक के पास तो केवल 2 घंटे हैं निबंध लिखने के लिए, और पुस्तकालय में जाकर अध्ययन करने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं कोई ऐसी किताब है जिससे उस विषय की सामग्री उपलब्ध हो। अतः अब लेखक को अपने ज्ञान के आधार पर ही निबंध लिखना होगा। संकेतक विज्ञों का कथन से लेकर के तब क्या किया जाए, आपकी किताब में है, देख लीजिए। संकेतक से अपने किताब में भी मिला लीजिए और फिर व्याख्या देखिए। बख्शी जी आगे कहते हैं कि किसी भी विषय पर निबंध लिखने के लिए पहले उसकी एक रूपरेखा बनानी चाहिए। लेखक को दूर के ढोल सुहावने विषय की रूपरेखा बनानी थी, लेकिन उसमें कठिनाई का अनुभव करता है लेखक। निबंध लिखने से पहले उसका सार कैसे लिखा जाए। सभी बड़े बड़े रचनाकार कुछ भी लिखने से पहले विषय की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। जिस प्रकार A.G. गार्डिनर को अपने लेखों का शीर्षक बनाने में कठिनाई होती थी, इसी प्रकार शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी ही कठिनाई होती थी जितनी कि उसे नामकरण करने में। अर्थात नाटक लिखना कठिन नहीं था, लेकिन उसका नामकरण करना काफ़ी कठिन होता था शेक्सपियर के लिए। इसीलिए उन्होंने अपने नाटक का नाम जैसा तुम चाहो रख दिया, जबकि लेखक से उसकी रूपरेखा भी तैयार नहीं हो पा रही थी। लेखक का प्रमुख कार्य निबंध की शैली निश्चित करना है, जिससे अमिता और नमिता यह न समझें कि यह निबंध मोटी बुद्धि वालों के लिए है। लेखक स्वयं मास्टर है, अतः अपनी विद्वता प्रदर्शन के लिए आवश्यक है कि छोटे छोटे वाक्यों में निबंध लिखा जाए। बाणभट्ट ने कादम्बरी में गूढ़ वाक्य लिखे थे तथा संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियाँ और कठिनाई डाल दी जो अज्ञानों से न सुलझे। सेनापति ने भी अपनी रचना को कठिन लिखा है, जो मूढ़ों के लिए तो समझ से परे ही है। अब देखिए अगला संकेतक, अंग्रेजी के निबंधकारों से लेकर के 2 चिड़ियाँ मार लूँगा। अंग्रेजी निबंधकारों ने निबंध लेखन की दूसरी शैली अपनाई है। निबंध विधा के जनक मार्टेन माने जाते हैं। उन्होंने जैसा देखा, सुना, समझा और महसूस किया, उसे जैसे का तैसा लिख दिया। लेखक के अनुसार निबंध मन की स्वतंत्र रचना है। निबंध ऐसी अवस्था में लिखा जाता है जिसमें न तो ज्ञान का बड़प्पन रहता है और न ही कल्पना की उड़ान। दुनिया को देखकर लेखक को अनुभव होता है कि जो भाव मन में उठे उसे ही स्वतंत्र रूप से प्रकट करे। इस प्रकार लेखक को भी 2 निबंध लिखेगा। लेखक ने अमीर खुसरो की कहानी का वर्णन किया है कि एक बार वे प्यास लगने पर एक कुएं के पास गए, जहाँ 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर एक ने खीर, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथी ने तो ढोल पर कविता सुनाने को कह दिया। अमीर खुसरो तो थे बड़े प्रतिभावान। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छा पूरी कर दी। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। लेखक कहता है, मैं खुसरो जैसा प्रतिभाशाली नहीं कि एक ही निबंध में दोनों विषयों का समावेश कर दूं, एक ही ढेले से 2 चिड़ियाँ मारने का काम करूं। यह मेरे पास ऐसा हुनर नहीं है। यानी एक ही ढेले से दो चिड़ियाँ मारने का हुनर लेखक के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। अब देखिए आगे का संकेतक है दूर के ढोल।
अत्यंत मधुर बन जाती है। तो ये ध्यान से देखिएगा इसको, आप पैरे को। और ये परीक्षा में पूछा भी है कई बार। दूर के ढोल से लेकर के अत्यंत मधुर बन जाती है। लेखक कहता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, अर्थात दूर बजने वाले ढोल सबको अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब ढोल पास बजता है तो लोगों के कानों को बड़ी तकलीफ़ होती है, और जब वह विवाहोत्सव के अवसर पर बजता है तब ढोल की आवाज़ बड़ी मधुर लगती है, क्योंकि ढोल की ध्वनि में उस उत्सव के आनंद का शोर, मन की प्रसन्नता और परस्पर प्रेम के स्वर की लहरियाँ भी मिली होती हैं। शादी के ढोल की आवाज़ से तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नई नवेली दुल्हन घर में शर्माते हुए प्रवेश कर रही है। उसके साथ का आनंद, प्रेम, शोरगुल, बातचीत आदि सब कुछ मिले जुले रहते हैं, जिससे ढोल की आवाज़ बड़ी आत्मीय बन जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई ढोल यदि है, यानी कोई, मान के चलिए आप लोग ढोल नहीं, डीजे सुनते हैं, डीजे यदि दूर बजे, डीजे समझते होंगे मेरी बात को, जो शादी ब्याह में डीजे चलता है तो दूर से बजे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सोचिए अगर आपके घर के पास बजे तो क्या होगा, कान के पर्दे फटने लगते हैं। ये होता है कि कब जल्दी से यहाँ से निकल जाए। तो वैसे ही उसके बाद देखिए अगला संकेतक है जो तरुण से लेकर के सुहावने होते हैं। ध्यान दीजिए, ये वाला पैरा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछ चुका है और संभवतः इस बार के परीक्षा में भी पूछा है आप लोगों के। लेखक कहता है कि जो युवक अपनी युवावस्था, तरुण, तरुण मतलब होता है युवक, यानी जो युवक अपनी युवावस्था पार कर बूढ़ा हो गया है, उससे अपना अतीत, अपने बचपन की यादें ही सुख प्रदान करती हैं। यानी कोई युवक है, बूढ़ा हो चुका है, तो उस बूढ़ा व्यक्ति को अपने बचपन की यादें, अपनी बचपन की यादों को ही सोच सोच के सुखी होता है, इसलिए वे अतीत का ही सपना देखता रहता है। और युवकों को जिस प्रकार अपना भविष्य उज्जवल दिखता है, वही बूढ़ों को उनका बीता हुआ समय अर्थात अतीत उन्हें वर्तमान में लाता है। युवकों की इच्छा रहती है कि उनके भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान में सच साबित हों, और बूढ़ों की आकांक्षा रहती है कि उनका अतीत वर्तमान में लौट आए। इसी कारण युवक वर्ग अपने उत्साह एवं उत्तेजना के कारण परंपराओं के विरुद्ध क्रांति के समर्थक होते हैं, यानी परंपरा को नहीं मानना चाहते, उसके प्रति क्रांति करते हैं। और वृद्ध व्यक्ति अतीत की महान परंपराओं और जीवन मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। वृद्ध व्यक्ति जीवन मूल्यों के संरक्षक होते हैं। मनुष्य के इतिहास में हमेशा सुधार की आवश्यकता हुई है, तभी तो अब तक न जाने कितने समाज सुधारक हुए। भारतीय इतिहास में भी अनेक समाज सुधारक हुए हैं, जिनमें बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी आदि हैं, जिनकी गिनती समाप्त ही नहीं होती। समाज सुधारक नगर नगर और गांव गांव में भी होते हैं। जब मानव सभ्यता का विकास होता है तो नए नए क्षेत्र भी बनते हैं और उनमें नई नई बुराइयां भी उत्पन्न होती हैं, तब नए नए समाज सुधारक खोजे जाते हैं। इस प्रकार दोष और सुधार की परंपरा चलती रहती है। न तो दोषों का अंत होता है, न सुधारों का। जो अतीत में सुधार थे वे ही भविष्य में दोष बन जाते हैं, यानी जो बीते हुए समय में जो सुधर गया वो आने वाले समय में दोष बन जाता है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, परंतु वह भी समय के साथ अतीत का स्मारक बन जाता है। जो आज युवा है वे ही कल वृद्ध हो जाएगा और अतीत को याद करेगा, और युवा वर्ग का जन्म होगा जो भविष्य की सुखद कल्पना करेगा। यानी जो वृद्ध है वो अपने बीते हुए समय को याद करेगा, और जो बच्चा है वो आने वाले समय को लिए सपने सजोएगा। तो इस प्रकार युवा और वृद्ध दोनों ही केवल सुनहले सपनों को देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो ये क्या लिखूं पाठ की व्याख्या थी। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखिएगा तो अपनी किताबों को खोल के रखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। धन्यवाद।